मित्रों, हमारी मुलाकात के सफ़र को आप लगातार देख रहे हो। आप सब बहुत सराहना भी कर रहे हो और इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। मुलाकात का यह सफ़र एक ऐसा सफ़र है जो अंधकार में प्रकाश फैलाने का काम करता है। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपको लगेगा कि हाँ, राजनीति में क्या ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि इनकी पारिवारिक जो राजनीतिक विरासत है उससे बांदा चित्रकूट के लोग बखूबी परिचित भी हैं और अपनी विरासत को आज ये खुद बताएंगे, अपनी ज़िंदगी की कहानी को ये खुद बताएंगे। एक ऐसा चेहरा दीपक किशोर, और किशोर रिसोर्ट से आप सब परिचित ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद भाई। जिस प्रकार की राजनीति का इस समय है, जैसा दौर चल रहा है, उस दौर में मेरे जहन में सिर्फ एक नाम आया था आपसे मुलाकात करने के समय, कि जो नाम है दीपक। हर एक माता पिता बहुत सोच समझ करके नाम रखते हैं अपने बच्चे का। तो क्या ये आपका नाम इत्तेफाक कहा जाए या कोई एक सोची समझी नीति के तहत कोई अच्छे उद्देश्य के साथ रखा गया था? अब मैं तो ये चीज़ अभी से नहीं बता सकता क्योंकि जिस समय रखा गया था तब का मुझे तो ध्यान नहीं, लेकिन जो मेरी माँ बताती हैं कि नाम हमारे बाबा जी ने रखा था। अच्छा। और वो रखने का कारण उस समय तो यही था क्योंकि उनकी भी एक अकेली संतान ही थी, मेरे पिताजी। और 1996 में जब उनका देहांत हुआ था तब उनने मेरे नाम के साथ ये जरूर बोला था कि मेरे नाम को और मेरे परिवार को एक चिराग की ज़रूरत है, एक दीपक की ज़रूरत है जो यही पूरा कर सकता है। तो इस सोच के साथ उनने मेरा नाम दीपक रखा था, जो मेरी माँ ने मुझे बताया है। अब वो कहाँ कहाँ फिट हो जाए, किन किन परिस्थितियों में फिट हो जाए, ये तो आने वाला समय बताएगा और भविष्य के गर्भ में है, इसके अभी से क्या बोला जा सकता है। लेकिन ये जो नाम रखने का कॉन्सेप्ट था ये उस समय यही था। तो आप एक लंबे समय तक अध्ययन के लिए चित्रकूट से बाहर रहे। जी। चित्रकूट से बाहर रह करके भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, जानी होंगी। उसके बाद आपने चित्रकूट में और महानगर में क्या अंतर महसूस किया है? देखिए, मैं तो लगभग 17-18 साल कानपुर में ही रहा। LKG UKG प्ले ग्रुप से जो पढ़ाई शुरू होती है उससे लेके इंटर तक की पढ़ाई मैंने कानपुर से ही की, अपने परिजनों के यहाँ रह के, अपने मामा मामी के यहाँ रह के। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली गया, 3 साल वहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद घर आया तो मम्मी बोली कि अब यहाँ रह के कुछ संभालो, क्योंकि वो भी अकेले थी। तो मैंने बोला कि 3-4 साल और दीजिए, मैं एक अपना PG कोर्स और करना चाहता हूँ। तो उनके सहमति से और उनके आशीर्वाद से फिर मैं लखनऊ में LLB के लिए चला गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB करी। 2019 में मैं लौट के जनपद आया था जी। और जहाँ तक मुझे याद है 7th-8th क्लास में मैं रहा हूँगा तो हमारे बाबा जी का निधन हो गया था। तो उसके बाद से लगभग 15 साल का जो समय था वो माँ ने अकेले ही यहाँ काटा। और जो भी चीज़ें थी अपने खेती बाड़ी से लेके डिग्री कॉलेज एक मेरी माँ महिलाओं का चलाती है शहर में, तो उस चीज़ों को उन्हीं ने संभाला। और मेरी भी परवरिश, जो भी पढ़ाई लिखाई के तमाम खर्चे हर चीज़ थे, तो वो भी अपना संसाधन खेती बाड़ी से जुटाती रही। अब क्योंकि अकेला लड़का जो है बिना गार्जियन के दूसरों के सहारे रहता है, मैं अपनी माँ के सहारे था वो तो एक बात है, लेकिन अनजान शहर में जाके जब मैं देखता था, जैसे मैं दिल्ली गया था जब, तो जब मैं वहाँ पे हॉस्टल में गया यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ तमाम जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर के आए हुए थे सबके संग उनके गार्जियन, माँ बाप, तमाम लोग थे। और मैं अपना अकेला झोला टांगे खड़ा हुआ था अपना खाली कागज़ लेके। तो वो सब चीज़ें उस उम्र में 20 साल 19 साल की उम्र में फील होती थी कि कोई होना चाहिए जो, लेकिन समय है, समय हालात, यही सब चीज़ों ने शायद मजबूत बनाया। इन्हीं सब चीज़ों ने सीख दी, इन्हीं सब चीज़ों ने सामाजिक होने के एक भावना प्रकट की मेरे अंदर। जो भी मैंने दोस्त यारों से मदद ले पाया, जो भी अपने गुरुजनों से मदद ले पाया, जो भी अपने सराउंडिंग में मेरे कलीग्स रहे, उन सब की मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा मुझे यहाँ तक, हर परिस्थिति में, ग्रेजुएशन के दौरान, PG के दौरान। तो तमाम प्रकार के लोग मिलते हैं, तमाम
क्योंकि दिल्ली रहा, लखनऊ रहा, तो पूरे स्टेट के और प्लस पूरे देश के, दिल्ली में तो तमाम जगह के लोग, अलग अलग स्टेट्स के भी वहाँ मिलते थे। तो सबसे सीखते सिखाते 2019 में मैं यहाँ पे वापस तो आया। तब भी आपने वहाँ चित्रकूट की तमाम तरह की कहानियाँ, किस्से कहानियाँ, दहशत, बहुत कुछ ये सुनी तो होंगी अखबारों के माध्यम से। नहीं, सुनते रहते थे, क्योंकि अब बाबा जी का नाम था, तो ऐसा नहीं था कि छुट्टियों में ना आना हो या बीच बीच में कभी मौका मिला तो ना आते हो, आते रहते थे बीच बीच में, क्योंकि माँ भी अकेले थी, तो इसलिए कई बार तो ऐसा होता था कि मैं 4 दिन कॉलेज करता था। दिल्ली में ऐसा था कि वीकेंड सैटरडे और संडे होता है, सैटरडे भी ऑफ रहता था, संडे भी ऑफ रहता था। तो मैं फ्राइडे की शाम को संपर्क क्रांति से वहाँ बैठता था, सैटरडे की सुबह आता था, सैटरडे संडे यहाँ रहता था, संडे की शाम को यहाँ बैठता था, मंडे की सुबह जाके कॉलेज अटेंड करता था। तो आते आते भाई कोई चीज़ आप डिसिप्लिन के साथ करते रहो तो बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। भले मैं साल भर अगर हर हफ्ते या हर महीने में 2-3 हफ्ते भी ये प्रक्रिया करता रहा, तो तमाम लोगों से मिलना जुलना, न्योता हुकारी में जाना, लोगों के बीच बैठना, उनसे अपने बारे में काफ़ी बातें सुनना, क्योंकि भाई अब ऐसे किसी और के माँ बाप हैं तो वो अपना इतिहास अपने बच्चे को स्वयं बता सकते हैं। जी। मैंने अपने माँ बाप, अपने परिवार का इतिहास दूसरों के मुंह सुना है, और ज़्यादा मुंह से सुना है, इसलिए ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है। जी। किसी एक से सुनने में उसकी एक बाउंड्रीज है, लिमिटेशन है कि वो कितना आपको बता सकता है, लेकिन वही चीज़ आप जब 50 लोगों के सुनोगे तो उसके रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं। आप लोग भी सर्वे करते हैं तो किसी एक से ही सब कुछ पूछ लेंगे तो वो एग्जैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। ज़्यादा लोगों से जब पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छे तर्क उसमें से निकल के आते हैं कि क्या अच्छाइयाँ थी, क्या खामियाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, क्या उनने किया, क्या उनका जीवन परिचय रहा। कुछ उनकी बायोग्राफी के माध्यम से, जो पुराने दस्तावेज हमारे पास हैं उसको भी पढ़ता रहता था, और कुछ जो है ज़्यादातर कहूँगा कि लोगों के मुँह से। आज देखिए, हमारे माध्यम से इतना तो ज़रूर होगा कि आपकी मुलाकात सिर्फ मुझसे या आपकी मेरे से नहीं हो रही है। जी। आप, हम दोनों की मुलाकात, और ख़ास तौर से आपकी मुलाकात उस जनता से हो रही है जी। जिसका नेतृत्व तो आपके दादाजी ने, आपके पारिवारिक लोगों ने बहुत पहले किया भी है। जी। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो जनप्रतिनिधि कर जाते हैं। कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसी कहानी आपको याद आ रही है जो लोगों ने कभी कहा हो कि आपके? तमाम कहानियाँ हैं। सबसे पहली तो उस समय की है जब शायद 1956 या 58 की बात है। 1954 में हमारे बाबा जी ने जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के और यहाँ पे आए, फिर वहाँ पे पत्रकारिता भी की उनने 2-3 साल। अमृत भारत एक पत्रकारिता वहाँ से मैगजीन निकलती थी, उसमें 3 साल पत्रकारिता भी की है। तो राइटिंग की भी स्किल्स हुई, उस समय AA भी रहे, तो और LLB भी किया। मुझे लगता है वहीं से रह के उन्होंने सिविल का एग्ज़ाम भी दिया होगा। तो बताने वाले तो ये भी बताए हैं कि उस समय उनका IAS भी क्वालिफाई हुआ था। अच्छा। लेकिन जब वो कॉल लेटर लेके आए, बताए अपने अम्मा बाबू को कि हमें जाना है बाहर नौकरी के लिए, तो उनने डांट डपट के बैठाल दिया, क्योंकि 3 भाइयों में सबसे बड़े लड़के थे, कि तुम चाहे जाइयो तो यहाँ छोटे भाई का को देखी। उस समय तो क्योंकि देश के हालात, नया नया देश आज़ाद हुआ था, तमाम जो है आदमी को खाने पीने को नहीं था, अनाज गल्ला नहीं होता था, सुनने में आता है मोटा अनाज ही होता था, गेहूँ चावल भी नहीं पैदा होता था। तो उस समय वो लोग महुआ बीन बीन के खाते पीते थे, और पशुपालन मुझे लगता है कि ज़्यादा चलन में था। दूध घी बेच के आदमी, कई लोग जो भी गरीब तबके के लोग थे वो दूध घी बेच के और तमाम जो है पशुपालन करके अपना पेट पालते थे। तो उस समय के हालात से जब उनने ये हो गया कि मुझे नहीं जाना है, मना कर रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो उनने फिर एक ठेला खरीदा था उस समय। अच्छा। उस समय यहाँ पे जमींदारी सिस्टम भी था, यहाँ करवी सरकार और तरहुआ के महान तहंत थे, तो उनसे बताते हैं कि कुछ 4 चवन्नी अठन्नी जो भी रख के अपना मुहरें दी होंगी पिताजी और माँ ने उनकी, तो एक ठेला खरीदे थे। तो स्वयं ठेलेबाजी करके वो मतलब यहाँ से परेड और कानपुर का परेड और इलाहाबाद तक माल ढोने का भी काम उनने 2 साल किया। और जब वो ठेला फ्री हो गया तब अपने छोटे भाइयों को वो हैंड ओवर करके फिर राजनीतिक में पूरी तरह से सक्रिय हुए 1960 के आसपास। 1964 में वो पहला चुनाव लड़े थे। ये बहुत लोगों को शायद ना पता हो, 1964 में जो उनकी बायोग्राफी जो स्वयं लिख के गए हो, उसमें 1964 में वो पहला चुनाव लड़े थे, दूसरे स्थान पे रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी से, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस समय के पढ़े थे और मार्क्स और लेनिन की थ्योरी से ज़्यादा प्रभावित होकर वो CPI ज्वाइन किए थे। तो पहली बार विधायक तो 1967 में बने थे CPI से।
लेकिन 1974 या 77 की बात है, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं क्लियर कर सकता हूँ क्योंकि वो लिखित में मेरे पास नहीं है अभी। लेकिन उस समय सुचिता कृपलानी जी जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री थी, तो बांदा जनपद लगता था उस समय, तो तहसील थी करवी, तो बांदा जनपद था, तो वहाँ पे कुछ गोली कांड वगैरह हुआ था। उसमें तमाम जो है यहाँ के बैकवर्ड्स के हर जात धर्म के लोगों ने मिल के जो है वहाँ पे आंदोलन में हिस्सा लिया, ये महंगाई बेरोजगारी को लेके। उसमें तमाम जो है काफ़ी लोग शायद मृत्यु भी हो गई थी, बहुत सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे। तो इस तरह की कहानियाँ जो हम लोग शायद न पढ़ पाएँ, आज की जनरेशन नहीं पढ़ पाती है, या फिर कागजों में शायद उतना स्क्रिप्टेड नहीं हो, क्योंकि OTT और टीवी और इन सब का ज़माना आ गया है जी। तो वो सब चीज़ें आप सीनियर्स के थ्रू और अपने बड़े बुजुर्गों के ही थ्रू सुन सकते हो, जो उनने वो चीज़ देखी हो, जिनने वो देखा हो, झेला हो, उस तरह के आंदोलन करे हों। आजकल तो सब कमर्शलाइज है मामला। बिल्कुल व्यावसायिक दौर आ गया है राजनीति जी और आज जब आपकी होर्डिंग्स हम लगे हुए देखते हैं शहर बाजार में, जी तो चारों तरफ से एक आवाज़ आती है कि कहीं ना कहीं आप विधायक पद के दावेदार हैं। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट तो यही है। तो कैसे आपने अपने आप को यहाँ फिट पाया, जिस प्रकार की पॉलिटिक्स अभी है, छल की, कर बल छल सब कुछ लगता है, जी। तो वहाँ एक नवयुवक जो पढ़ा लिखा है वो अपने आप को कैसे फिट पाता है? नहीं, फिट तो फिलहाल मैं नहीं कह सकता कि मैं फिट हूँ उस जगह के लिए, लेकिन जो भी परिस्थितियाँ बन रही थी और जो भी मैं देखता हुआ आ रहा था, जो महंगाई का दौर, मैंने तो मतलब जितना मुझे याद है, जो महंगाई का दौर इधर 10 साल में हुआ है, उस चीज़ से हर कोई त्रस्त है। ये हमारे आप की सिर्फ बात नहीं है, ये पूरे देश में व्यापक महंगाई बढ़ी। तो मतलब आपको ये लगता है कि परिवर्तन की एक लहर है? परिवर्तन की लहर, आप अभी देखिए, एक हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी उठी थी। अगर परिवर्तन लोगों के मन में नहीं है लाने के लिए, तो उसके इतने करोड़ों में फॉलोअर्स 4 दिन के अंदर कैसे पहुंचे, और फॉलोअर्स पहुंच के आप ये समझ लिए सरकार तक को उसमें एक्शन लेके उसकी ट्विटर और इंस्टाग्राम को बैन करना पड़ा। हालांकि वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी ना, उनने कोई रजिस्ट्रेशन कराया था, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया में चलाया हुआ कैंपेन था, जिसके माध्यम से वो देखना चाह रहे थे कि कितने लोग उससे जुड़ रहे हैं। और वो तो बात एक रही, अब कितने लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर चलाते हैं, ये भी गौर करने की बात है। बिल्कुल। देश में कितने लोग चलाते हैं? जब जहाँ पे 70% आबादी जो है राशन ले रही हो सरकार से, तो आप समझिए कि मात्र 10 ही 15% लोगों ने जो ये किया है कॉकरोच वाले में, उन्हीं ने किया है। अगर ये व्यापक 100% में एक एक घर घर जाके जनगणना की तरह कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ नामी निशान नहीं बचेगा जो है। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया का जो कैंपेन होता है जी, और जो जमीन पर लड़ाई लड़ी जाती है जी, उसमें आपने देखा होगा बड़ा फर्क भी रहता है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क। कई बार जनता एक लहर में तो आती है जी, कि कांग्रेस जनता पार्टी जैसा कोई एक आइडिया है, उस पर लोगों ने बताया, सरकार को मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन जब यहीं पर चुनाव होने की बारी आती है, वोट डालने की बारी आती है, और जब लोकल लेवल पर नेता खड़े होते हैं, तब जनता को 2 में से किसी एक पर विचार करना पड़ता है। उस पल जो चुनाव होता है वो दिलचस्प होता है। अब ऐसा है कि जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनती है, अपना नेता क्यों चुनती है? बिल्कुल, क्यों चुनती है? जनता अपना काम करना चाहती है, उसके पास अपने धन व्यापार हैं, अपनी जो है समस्याएं हैं, अपना खेती बाड़ी है, अपना परिवार है। अगर ये चुनने की प्रक्रिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाई है, तो वो इसीलिए बनाई है कि देश की संसद अगर बनाई गई है तो वो 120 करोड़ 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं कि वो जाके ही बैठ के अपना काम करें। वो हर किसी को चुन देते हैं कि आप जाके हमारी बात वहाँ मजबूती से रखिए, सदन में जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं देश में और प्रदेश में, उसको आप जाके वहाँ पे मजबूती से हमारी बात रखिए और साफ नीयत से ग्राउंड में देने का काम करिए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं तो सब लोग उससे वाकिफ हैं कि क्या स्थिति होती है। जो ऊपर बैठे हैं वो कमर्शलाइज करके और मीडिया का बंडर बांट करके, तेल से लेके तमाम तरह के टैक्स वैट लगा के वो अपना काम कर रहे हैं, और जो नीचे बैठे हैं उन्हें ये है कि हम अपना घर द्वार बना लें, हम अपना धंधा कर लें, कुछ भविष्य के लिए पॉलिसीज़ खरीद लें। तो उनका ये मन धारणा है। लोग जो हम अब सुनते हैं, लोग अब कहते हैं ना कि पहले की राजनीति अलग थी, पहले के नेता अलग थे,
तो जिन लोगों ने जमीनी संघर्ष किया हो, उसको आदमी को चुनने में मजा आती है। लोग कहते हैं जनता बदल गई, नेताओं के मुंह भी सुनता हूँ मैं, तो नेता कहते हैं जनता बदल गई, जनता कहते हैं नेता बदल गई। तो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर नेता बदला है तभी जनता बदली है, नहीं तो भाव तो वही है लोगों के अंदर। भाई हर कोई अपने परिवार, अपने बच्चे से, अपने समाज से अगर प्रेम रखता है जी तो नेता से क्यों नहीं रख सकता? ना रखने का कारण भी कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल। और नहीं रख रहा है तो कहीं ना कहीं वो नेता के अंदर खामियां देखता है अपने, किसी भी तरह से वो हो सकती है। ये बात तो तय मानी जा रही है अब कि किसी की भी सत्ता स्थिर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया के द्वारा जनता का माइंडसेट बदलता है। जी। आप देखते हो कि 5 साल पहले जो व्यक्ति किसी पद पर नहीं रहता, वो आता किस बात पर है? जनता के हित पर। वो आंदोलन करता है जनता के लिए। वो सारी बातें, यहाँ तक कि अपनी आत्मा का पूरा निचोड़ रख करके धरना प्रदर्शन से लेकर के सब कुछ कहता है मैं जनता का हूँ, जनता मेरी है। और जब उसको पद मिल जाता है तो जो चेंज आता है पद मिलने के बाद, वो आना चाहिए। आप बताओ, एक युवा होने के नाते। नहीं, चेंज देखिए, अब वो ठीक है, पार्टियों का प्रचलन है, पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारती हैं, लोगों की मजबूरियां भी हो जाती हैं कि उन्हीं प्रत्याशियों में उन्हें चुनना होगा। बिल्कुल हो सकता है वो 2-3 ऑप्शन जो उन्हें मिले हुए हैं वो उनके हिसाब से ना हो, लेकिन जब वो बैलेट यूनिट में जाते हैं, बटन दबाते हैं, तो उनकी मजबूरी होती है किसी ना किसी को वोट देना। अब लोग जो बदल जाते हैं, हाँ, उसका कारण मुझे तो नहीं पता क्यों बदल जाते हैं। क्या उनका हो सकता है कि उनके अंदर शिक्षा की कमी हो सकता है उनका पेट खाली हो, उन्हें पहले अपना पेट भरने की इच्छा जागती हो सकता है उनके अंदर भय हो कि मैं आगे चल के इस बार तो जातवाद बना बनू के जीत गए, पार्टी टिकट पा गए, हो सकता है आगे ना कभी जीत पाए। अच्छा। तो इस तरह का भय जो है लोगों को गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है। भाई जब किसी चीज़ का भय होगा, अब किसी को आप बोल दीजिए कि आपको ज़िंदगी भर इस जनपद का प्रतिनिधित्व करना है, तो हो सकता है वो कमाई ना करके कुछ कर दे, लेकिन उसको पता है कि 5 साल मिले हैं। और अगर इस चीज़ की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए तो मैं कहूँगा कि नेतागिरी से अच्छा है कि कोई सिविल का एग्ज़ाम निकाल लीजिए, कोई बढ़िया पैकेज पे नौकरी कर लीजिए, वो ज़िंदगी भर की सिक्योरिटी होती है कि आपको पैसा मिलता रहेगा। और अगर राजनीति के माध्यम से आप पैसा कमाने का विचार लाएंगे कि सिर्फ पैसा ही कमा लें, मैं तो कहता हूँ कि कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, जितने भी चुने गए हैं सबका अपना सम्मान है, जनता ने उनको चुन के भेजा है वहाँ तक। लेकिन कोई भी अगर बन रहा है या भविष्य में आने वाले समय में भी कोई भी बनता है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी आपके कार्य क्षेत्र में आपकी क्षमताएं हैं, कोई विधायक देवता तो नहीं है कि वो सब कर देगा, वो चुटकी बजा के सब अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी उसके क्षमताएं हैं, जो भी उसके हाथ में ताकत जनता ने दी है, उसका साफ नियत से अगर वो काम करेगा तो जनता उस पर संतुष्ट रहती है। जब आपकी नियत बिगड़ जाएगी काम करने की, तो फिर अपने आप आक्रोश पैदा हो जाएगा। असल में हम लोगों के जनपद में, कि जो जनपद है चित्रकूट की, जब व्यक्तिगत बात करते हैं तो यहाँ 13वीं में चले जाओ, भंडारे में चले जाओ, किसी की बिटिया की शादी है उसमें चले जाओ और उसकी फेसबुक में फ़ोटो डाल दो। अभी एक ऐसा चलन आपको बताऊं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चिता तक में गए और अकेले गए, चिता में गए अकेले गए। मतलब क्या नेता क्या मैसेज देना चाहता है? अगर आप नेता हो तो समाज को सही दिशा में ले जाना है आपको, और चिता में जाते हुए आप वीडियो बनवा रहे हो, इस संवेदना है, दिखावा है, क्या है? और जहां इस प्रकार की राजनीति होती है वहां किस टाइप का नेता विधायक बनेगा, ये बड़ा सवाल है। मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ एक अपील है बेसिक सी आम लोगों से, जो भी आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे, कि आपका जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है या फिर जो भी आपके बीच में आ रहा है नेता बनने के लिए, उससे आप ये उम्मीद मत करिए कि हमारे न्योता में आए। उसको कार्ड देना छोड़िए और काम देना शुरू करिए। यस, क्या बात कही है। कार्ड देना छोड़िए, छोड़ दीजिए, उससे काम देना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, उसके अनुसार उसका आकलन आप कर लीजिए। ज़्यादा बड़ी काम नहीं है, बहुत बेसिक सा काम है, और आपको साल भर में निचोड़ निकल के आ जाएगा कि कौन सही है। भाई हम आपके यहाँ जाके 4 पूड़ी खा लें, हम पूरे क्षेत्र में जाके खा ले रहे हैं, और जब हमारा कुछ काम होगा
तो हम कितों का नाम रजिस्टर में लिख के रखेंगे कि यहू के हम खाएं, यहू के हम खाएं, यहू के हम खाएं, तो हम सबका कार्ड तो ना देख पाओ। ना किसी की क्षमता है कि जो है 4 लाख लोगों को खिला देगा जनपद के। सही है। आदमी 4, 6, 10,000, 20,000 बहुत बड़ा भंडारा किया तो 20,000 जोड़ लेता है, उसके ऊपर कौन खिला सकता है? कोई अंबानी अडानी तो यहाँ पे बैठे नहीं है। अंबानी अडानी भी पूरे देश को नहीं खिला वो पाए। भी पूरे देश को नहीं खिला पाएंगे, और खिला भी सकते हैं तो एक रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक्स की जो मैंने देखी थी, जो है कि वो 4-5 दिन के पूरे देश को खिला सकते हैं, 5 दिन बाद देश भूखा मर जाएगा, उनका ही पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसका सीधा सा एक लाइन का तर्क है कि कार्ड देना छोड़िए और काम देना शुरू करिए। ये जनता को माइंडसेट बनाना होगा, ये माइंडसेट बनाना होगा आने वाली जनरेशन को भी, और जो पीछे की जनरेशन जो हमारे सयाने हैं, जितने बुजुर्ग हैं, उनको भी ये चीज अब सोचनी पड़ेगी। खुशफहमी में ना रहें कि विधायक जी मेरे यहाँ आए तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। हाँ चौड़ा, वो भाई 4 टू गनर आके आप तो खाना ही तो खा रहे हैं, उसमें चौड़ा क्या हो रहा है? भाई कोई भी नेता अगर आपके यहाँ जा रहा है, वो ठीक है, आपसी व्यवहार के थ्रू या कोई रिश्तेदारी हाँ। है, वैसे है तो लोग बुलाते हैं, एक सम्मान और उसकी बात होती है, बुलाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ उसके आधार पे किसी को रिपोर्ट कार्ड नहीं तैयार कर लेना चाहिए कि वो आया है तो वो अच्छा है, वो नहीं आया तो वो बेकार है। ये सोच छोड़नी कुल मिलाकर के आपने रिपोर्ट कार्ड की बात की है, तो आप चाहते हैं कि जनता के पास एक सही रिपोर्ट कार्ड कामों का पहुंचना चाहिए। बिल्कुल पहुंचना चाहिए। मैं तो बल्कि ये चीज़ तो भाई, जब आप LKG में पढ़ते हुए, PG में पढ़ते हुए अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड स्कूल से मांगते हैं कि A+ पाया है, B पाया है कि C पाया है, आप उसके आधार पे उसका आकलन करते हैं, तो नेताओं का भी उसके आधार पे करिए, कोई भी हो। हम लोग बने नहीं है, बन भी जाएंगे तो हमारा भी उसी हिसाब से है, और भविष्य कितने बने, कितने बन रहे हैं और कितने बन के चले जाएंगे, देश तो रहेगा, इसका लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा। तो लेकिन माइंडसेट जब लोगों का ये हो जाएगा कि आप सवाल करना शुरू कर देंगे, उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड मांगना शुरू कर देंगे और उनको काम देना शुरू कर देंगे, उस समय अपने आप परिस्थितियां बदलती सबको नजर आएंगी। ऐसी बातें अक्सर चुनावी भाषणों पर नहीं होती। चुनावी भाषण, नेताओं की बातें लच्छेदार होती हैं। तो क्या आप खुद को लच्छेदार भाषण देते हुए पाते हो? क्या आप सोच पाओगे कि मैं वैसा बोल पाऊंगा जैसे आमतौर पर लोग बोलते हैं? मैं तो चलिए, आपने पूछा, मैं तो अभी बोल रहा हूँ। मैं तो जहाँ भी पार्टी के माध्यम से मैंने जहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिला है, मैंने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में खुल के ऐसी बात कही। अभी हाल ही में हम लोग एक सेक्टर और बूथ का कार्यकर्ता सम्मेलन था मऊ मानिकपुर में, वहाँ भी मैंने यही चीज़ बोली। वहाँ पे तो सिर्फ हौसला वर्धक करने के लिए सब आए थे और सब लोग उसी लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि इनके विषय में बोलना चाहिए थोड़ा बहुत, तो मैंने वहाँ भी बोला कि भाई ये जो आम लोग आए हुए हैं, इनका भी तो तेल लग रहा है, इनको भी भूख लगती है, कोई ये बंधुआ नहीं है ना, इनको कोई सैलरी मिल रही है, तो उनके तेल पानी की और भोजन की व्यवस्था पूरे संगठन को करनी चाहिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। भाई अगर हम किसी से अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं या जनहित में कोई काम करवाना चाहते हैं, तो सरकार तो उन्हें सैलरी देती है जो चुन के अपना नाम एफिडेविट भर के पहुंच जाते हैं। जो उनके पीछे लगी हुई लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, उनका कौन सोचता है? तो ये भी प्रचलन में आना चाहिए। बिल्कुल भाई अगर सरकार भी एडहॉक में भी रखते हैं लोगों को, एडहॉक में डॉक्टर्स भी रखे जाते हैं, टीचर्स भी रखे जाते हैं, तमाम जो है तहसील में भी आपको बाबू कर्मचारी मिल जाएंगे एडहॉक में, वो भी कुछ ना कुछ 8,000, 10,000, 15,000 के बेस पे रहते हैं। तो उस तरह से कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ ना कुछ नेताओं को सोचना चाहिए, और जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ जनता को ही माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि इनको कार्ड से ज्यादा काम पे फोकस कराया जाए। एक अंत की ओर हम चलते हैं, आगे भी आपसे मुलाकात का सफर जारी रहेगा। जब भी कभी कोई मुद्दा आएगा समाज का, राजनीति का, तो हम सोचेंगे कि आपकी आवाज़ लोगों तक और आपकी राय लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। अब 2027 का चुनाव बेहद करीब आ गया है, और जब चुनाव करीब आता है तो बहुत सारे नेता दावेदारी करते हैं। उनमें से एक दावेदारी आपकी भी नज़र आ रही है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवसायीकरण राजनीति का हो गया है और टिकट तक बिकते हैं विभिन्न दलों में, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी दल, मैं तो ये मानता हूँ कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सिर्फ नोट का माला पहनने की वजह से जो बदनामी हासिल हुई है, उससे कहीं ज़्यादा बिकने वाले अन्य दल के बड़े बड़े नेता भी हैं। तो यहाँ आप इस राजनीति में एक MBA करने वाला लड़का, जो आम लोगों की तरह
एक अच्छा पैकेज लेता, जो आपके बहुत सारे मित्र ऐसे हो सकते हैं जो आपके क्लासमेट रहे होंगे, पढ़ाई किया होगा साथ में और कहीं विदेश में सेटल होंगे या आसपास में कहीं अच्छा खासा कमा रहे होंगे, एक स्टेबल जी करियर में होंगे और प्रेम से ज़िंदगी जीना पसंद कर रहे होंगे। तो राजनीति जैसे अस्थिर करियर में, जहाँ स्टेबिलिटी है ही नहीं, जहाँ हमेशा अंधकार में तीर मारना है, उसका चुनाव आपने क्यों किया? ये जवाब जनता को चाहिए अभी से। देखिए, उसके चुनाव का दो कारण है। पहला कारण तो समाज ही आपको, अगर आपकी राजनीतिक कोई विरासत है तो समाज ही आपको सुबह शाम उठते बैठते उस अच्छा, चीज़ों के विषय में पिंच आपसे करता पिंच है। करता रहेगा कि ये किया, आपके बाबा इतनी बार 4 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे, ये हुआ वो हुआ। ये चीज़ें मैं कितने लोगों से, अनगिनत लोगों से सुनता आ रहा हूँ। दूसरा कारण ये था कि अब क्योंकि मैं बाहर जाना इसलिए नहीं प्रेफर कर पाया क्योंकि मेरी माँ अकेली थी यहाँ पे। यहाँ उनने मेरी सारी जितनी भी छोटी मोटी खेती बाड़ी है, जो भी एक महिला महाविद्यालय भी वो संचालित कर रही हैं, तो जो भी चीज़ें थी, और क्योंकि मैं अकेला था, हो सकता है 2-3 भाई होते तो ये होता कि एक यहाँ देख ले, एक वहाँ चला जाए, तो ऐसे करके किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि अकेले होने के सामने मेरे सामने मजबूरी भी थी कि मुझे घर ही जाना है, माँ का भी ख्याल रखना है और चीज़ें भी देखनी है, तो इसलिए नौकरी प्रेफर नहीं करी, पहली बात। तो दूसरी बात, जब नौकरी प्रेफर नहीं की तो अपने खाने दाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अब वो चीज़ तो है नहीं कि पहले बन जाई फिर खाने दाने की व्यवस्था करी। बिल्कुल। हम लोग का सोचना तो ये था कि जो आम आज के यूथ का सोचना है कि पहले सेटल हो जाते हैं, फिर शादी ब्याह करके आगे की व्यवस्थाएं देखेंगे। तो मैंने शादी करने से पहले अपना ये छोटा सा रिजॉर्ट जो है खोलने का निर्णय लिया कि ये खोल लेते हैं तो कुछ एक सामाजिक चीज़ें बनी रहेंगी और 2 पैसे की व्यवस्था होगी। तब फिर शादी ब्याह किया। तो अपनी व्यवस्थाएं पूरी परिपक्व करने के बाद मुझे ये लगा कि जब यहीं रहना है तो क्यों ना अपनी जो भी मेरी शिक्षा दीक्षा है, जो भी मेरी सोच है, उसको लोगों के बीच भी लाया जाए। हो सकता है लोगों को पसंद आ जाए, कोई गारंटी तो नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है या मेरे जो तर्क हैं वही लोगों को पसंद आए। वो तो अपनी अपनी सोच की बात है, लेकिन जो भी मेरे तर्क हैं, जो भी मेरी सोच है, मैं कम से कम रखूँ तो लोगों के सामने, शायद उनको पसंद आए, शायद मौका मिलने का प्रयास मैं भी करूं अगर इतना बड़ा इतिहास है हमारे पूर्वजों का। तो इस उद्देश्य से हम लोग, और आजकल आप देख रहे होंगे, अभी हाल ही में तमिलनाडु का चुनाव देखिए। बिल्कुल 2 साल पहले बनी पार्टी टीवी के, किसी ने सोचा नहीं था कि विजय जोसेफ जो है वहाँ के 2 साल बाद चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जी। वो बात अलग है कि 5-10 सीटों से वो रह गए, फिर उसमें तमाम खिचड़ी पकी, लेकिन एट द लास्ट जो जनता का मैंडेट था वो वहाँ पे सफल हुआ। और जो महंगाई का दौर इस समय है, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, हर आम आदमी त्रस्त है। जिस समय तेल जो है सस्ता, बैरल में प्रति बैरल जो है क्रूड ऑयल सस्ता होता है, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा होता है। जब वो महंगा हो रहा है तो चुनाव चल रहे हैं तो स्टेबल करा हुआ है, जब चुनाव खत्म हो रहे हैं वो स्टेबल है, पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो रहा है। इस क्रोनोग्राफी को आप समझिए कि मेरा कहना क्या चाह रहा है। तो उस चीज़ पे कोई भी स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? और पेट्रोल डीजल अगर ये नेसेसिटी है तो उसको जीएसटी के अंदर क्यों नहीं ला रहे हैं? स्टेट अलग टैक्स लगाता है, गवर्नमेंट अलग टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और एलपीजी का मार देख ही रहे हैं। बीच में तो ये स्थिति आ गई थी कि 50 दिन तक सिलेंडर नहीं मिल रहा था, कई घरों में चूल्हे भी जल गए होंगे। तो और हमारा तो वैसे भी इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि आप अगर यहाँ देखिए जाके ऊपर जंगल की तरफ, तो आज भी इतनी गरीबी दिखेगी कि उनको देख के दया भाव आना चाहिए। और वो चीज़ नहीं आ रही किसी के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपना पेट भरने आते हैं और कुछ नहीं करना कोई चाहता। और उसका सीधा उपाय मैं पहले बता दिया आपको, सीधा उपाय यही है, कार्ड देना छोड़िए, काम देना शुरू करिए, रिपोर्ट कार्ड लीजिए। जो भी व्यवस्थाएं हैं, विधायक हमने कहते हैं, जैसे सामने की आपकी सोनेपुर की सड़क बन रही है जी, मुझे लगता है 2 साल हो गए, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आधी खुदी है आधी बनी है, वहाँ खोद देते हैं, कभी जो है गरीबक पास खोल देते हैं। बस किधर बना दिए, जहाँ से डीएम साहब को और एसपी साहब को निकलना है, उसके सामने बिल्कुल पोल वोल लगा के फिट कर दिए। बाकी आगे पीछे आम जनता, आप तो खुद आए होंगे एलआईसी से लेके यहाँ तक, क्या स्थिति है। उनकी गाड़ी टूट रही है, किसी के सौकर बैठ रहा है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, तमाम महिलाओं को लोग बाइक से लेके चलते हैं,
पहिया घूम गया, हैंडल घूम गया, उनके चोट सही लग कह गई, रहे कौन हैं, पैसा क्या कैसे वो जो है इसी कराएंगे। और 2 साल हो गया है, मेरे ख्याल से 130 या 140 करोड़ का बजट आया था, जिसमें जो है नवीनीकरण और शुद्धिकरण का काम था, चौड़ीकरण का, और कुछ मुआवजे में भी वो रकम गई है। तो चलिए जो मुआवजा बट गया, उसके बाद भी 30, 35, 40 करोड़ का तो सड़क का टेंडर हुआ होगा। कोई ठेकेदार की जवाबदेही नहीं है, कोई विभाग की जवाबदेही नहीं है। और अगर इसी की तुलना में आप विधायक की निधि देख लेंगे तो जहाँ तक मुझे जानकारी है 5 करोड़ सालाना है, बाकी बुंदेलखंड पैकेज में जो भी आती है मुझे वो एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। अगर 5 करोड़ सालाना को 5 साल भी वो रहता है तो 25 ही करोड़ होती है। तो वो 7 किलोमीटर की विधायक सड़क भी नहीं बना सकता है अपने 5 साल के कार्यकाल में। ये भी बात एक फैक्ट है, ये भी लोगों को समझनी चाहिए। सही बात है कि वो यहाँ से लेके तिरहाड़ क्षेत्र तक की जनता के लिए सड़क और पानी नहीं पहुंचवा सकता अपनी निधि के माध्यम से, लेकिन जो भी उसके पास व्यवस्थाएं हैं राज्य सरकार द्वारा दी गई, उन व्यवस्थाओं को अच्छी नीयत से लोगों के बीच में पेश कर दे और लोगों के लिए समर्पित कर दे, बस इतनी है। तो मतलब आप इन उद्देश्यों के साथ आए हैं कि जनता की जो संवेदनशील समस्याएं हैं जी, उनको आप अपनी संवेदनशीलता से हल करना चाहेंगे। बिल्कुल करना चाहेंगे। और अब वो वाला जमाना तो रहा नहीं कि डायलॉग मार दें कि हम बिजली, पानी और सड़क आपको देंगे। वही वो तो सभी देते आ रहे हैं 70 साल से, तो वो अभी तक नहीं पूरा हुआ तो 5 साल में कोई जादू नहीं होगा किसी को भी, अगर वो समय मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ ये है कि जो भी आने वाला समय है ये यूथ का समय है, नए लोगों का समय है, और नए लोग आप लीजिए, सैलरी लीजिए, अपना भी परिवार पालिए, लेकिन जो भी जनता के लिए आपको चीज़ें मिल रही हैं उसको जनता की पुरजोर तरीके से वहाँ बात उठाइए, और जो भी आप पास आर्थिक तरफ से सहायता दे सकते हैं उसको अपने फंड से साफ नियत से आर्थिक तौर पर सहायता दीजिए। तो देखिए, आज की हमारी मुलाकात में थे ये दीपक पटेल, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जन जन से मुलाकात की है हमारे चैनल के माध्यम से। उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कह दी है कि अब काम दीजिए विधायक जी को, कार्ड मत दीजिए। और कहते हैं कि कभी कभी ऐसी एक बात जब क्लिक कर जाती है तो जनता को अगर क्लिक कर गई तो वास्तव में कोई एक नारा कहते छोटा सा ना बड़ा क्रांतिकारी हो जाता है। तो मुझे भी ये लगता है कि इनकी ये एक बात ज़रूर जनता के मन में, दिल दिमाग में क्लिक ज़रूर करेगी। आगे हम फिर इनसे मुलाकात करते रहेंगे और सामान्य जनों से भी हमारी मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।